बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। अगर मैं कत्ल न किया जा चुका होता तो हमजाद के लिए बहुत मामूली सी बात थी कि वो किसी पर मुसल्लत होकर जो चाहे करा ले, लेकिन मेरे कत्ल ने इसकी पुरसरार क़ुव्वतों को भी मफलूज करके रख दिया था। हमजाद इस सूरत हाल में रज़िया से जबरन कुछ भी नहीं करा सकता था। रज़िया की आमादगी बेहद ज़रूरी थी। हमजाद के बस में सिर्फ इतना था कि वो रज़िया के दिल में मेरी शदीद मोहब्बत पैदा कर दे। इस मोहब्बत की आग को तेज करना मेरा काम था और फिर इसे सरफराज के कत्ल पर आमादा करना भी मेरी जिम्मेदारी थी। पिछली बार रज़िया को अख्तर के कत्ल पर आमादा करने के लिए मुझे और हमजाद को काफी वक्त मिल गया था, लेकिन इस मर्तबा हमारे पास सिर्फ एक रात थी। इसी एक रात में सब कुछ तय करना था, इसलिए मुझे इस बात का भी खदशा लाहिक था कि कहीं हमारा तमाम मंसूबा नाकाम ही न हो जाए। शाम करीब थी और हमजाद इस वक्त रज़िया के पास रवाना होने के लिए तैयार था। कितनी देर में लौट आओगे? मैंने हमजाद से यूं ही पूछा। मुझे यकीनन वहाँ कुछ वक्त लगेगा ताकि मैं इसके दिल में हर वो याद ताज़ा कर सकूं जिससे आपका ताल्लुक रहा है। हमारे हालात में ये काम सिर्फ चंद लम्हों का था, लेकिन एक तो इस वक्त मेरी कुव्वत बहुत कम है, दूसरा ये कि रज़िया को आमादा करने के लिए हमारे पास वक्त भी सिर्फ एक रात का है। इसलिए मैं अपनी दानिस्त में इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि इसके दिल में इंतहाई शिद्दत मोहब्बत पैदा कर सकूं ताकि बाद में आपके लिए ज्यादा काम बाकी न रहे। हमजाद ने जवाब दिया, तुमने मुझे अभी तक आइंदा रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि तुमने जो कुछ सोचा है वो मुझे बताया है, इस पर अमल किस तरह होगा? मुझे आइंदा रात की फिक्र अभी से लग गई क्योंकि मेरी नजरों में वो मंजर घूम गया था जब पिछली मर्तबा मुझे अख्तर का जिस्म अपनाना पड़ा था। वो लम्हे मैं नहीं भूला था। वो बड़े अजियतनाक लम्हे थे। कल रात जो कुछ होगा इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, अभी आज रात का मसला तय हो जाने दीजिए। हमजाद ने जवाब दिया। गालबन हमजाद कल रात के बारे में किसी गुफ्तगू से इसलिए इज्तनाब बरत रहा था कि कहीं मैं अभी से खौफ में मुब्तला न हो जाऊं। मुझे इसके टालने से यही अंदाज़ा हुआ, मगर जो कुछ होना था वो बहरहाल होना था और वही मेरे लिए ज़रूरी भी था, वरना मैं अधूरा रह जाता और हमजाद की कुव्वतें भी बदस्तूर सलब रहती। इसी बेकैफ बेमकसद जिंदगी से मौत बेहतर थी। मैं यही सब कुछ सोचकर खामोश हो गया और हमजाद मुझसे इजाज़त तलब करके खनगाह से बाहर निकल गया। हमजाद के रवाना होते ही मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उस चेहरे को देखूं जिसे देखे बरसों गुजर चुके थे। क्या अब भी इस चेहरे पर वही ताजगी, वही बहार है? क्या अब भी इन बड़ी बड़ी आंखों में वही ख्वाबनाक बेबाकी है? क्या अब भी इस जिस्म में वही लोच और इन ओंठों में वही मसहाई है? मेरे तसव्वुर की सतह पर रज़िया का चेहरा उभरने लगा और इसी के साथ मेरी समात से एक मासूम आवाज टकराई, अम्मी अम्मी। मैंने रज़िया के रुखसारों की तरफ बढ़ते हुए दो होंठ देखे। शरीर कहीं का रज़िया की आशना आवाज ने मुझे बरसों पीछे पहुंचा दिया। तसव्वुर का दायरा वसी हुआ। रज़िया ने बच्चे को दूर हटाते हुए प्यार से झिड़का, हम पाल लेंगे अम्मी का पाल लेंगे। बच्चे ने जिद की और रज़िया ने अपना रुखसार बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। हम पाल लेंगे अम्मी का पाल लेंगे। बच्चे ने जिद की और रज़िया ने अपना रुखसार बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगी। बच्चे के खदो ख्वाल हूबहू मुझ जैसे थे, ऐसी मेरी उम्र घट कर सिर्फ 5
6 साल रह गई थी। मैं इससे ज्यादा कुछ देखने की ताब न ला सका। मैंने महसूस किया कि मेरी पलकें बोझल हो चुकी हैं। आंसुओं के 2 कतरे मेरे रुखसारों से ढलक कर खानकाह के फर्श पर गिरे। मोहब्बत के आंसू, एक बाप के आंसू जो अपनी औलाद को औलाद नहीं कह सकता था, जो अपने बच्चे को अपनी आगोश में समेटकर प्यार नहीं कर सकता था। मुझे अपने बच्चे की बोली बोली मासूम सूरत बहुत अच्छी लगी। काश मैं इससे प्यार कर सकता, मगर ये सिर्फ एक ख्वाहिश थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो पूरी भी हो सकती थी और नातमाम भी रह सकती थी। इसी ख्वाहिश ने मुझे मुस्तकबिल के अंदेशों में गुम कर दिया। मुझे अपने वजूद से नफरत सी महसूस हुई। मैं किस कदर पत्थर दिल और खुद गर्ज था कि मैंने रजिया से बिछड़ने के बाद ना तो कभी इसे याद किया और ना ही कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा। रात की आमद के साथ साथ मेरी सांसें तेज होती चली गई। हमजाद अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। रजिया अब मुझसे मिलने के लिए बेताब थी। हमजाद ने इसे बताया था कि निसफ शब के करीब वो फिर आएगा और रजिया को ले जाएगा। हमजाद की कुव्वतों के तुफैल मेरी मोहब्बत ने रजिया के दिल में इस हद तक पांव जमा लिए थे कि इसने हमजाद से ये पूछने तक की ज़हमत भी गवारा नहीं की थी कि हमजाद इसे कहां और क्यों ले जाना चाहता है। हमजाद जब रजिया से मिलकर आया था तो इसने कहा था कि रजिया को इसने मोहब्बत की इस शिद्दत तक पहुंचा दिया है जहां पहुंचकर हर लड़की स्वाय अपने महबूब के कुछ और सोचने की अहल नहीं रहती। सामने वाली छोटी ताक में चिराग रोशन था और मेरी आंखें खानकाह में दाखिल होने वाले मेहराबी दरवाजे पर लगी हुई थी। हालांकि हमजाद को रवाना हुए अभी सिर्फ चंद लम्हे गुजरे थे। वो अपने हमरा रजिया को लेकर आने वाला था। इंतजार का एक एक लम्हा मुझे अपनी रूह पर बोझ महसूस हो रहा था। जैसे वक्त अपनी जगह ठहर गया था। हमजाद की गुफ्तगू सुनकर मैंने अंदाजा लगाया कि रजिया को सरफराज के कत्ल पर आमादा कर लूंगा, लेकिन इसके बावजूद मुझे एक दड़का भी लगा हुआ था कि अगर रजिया आमादा न हुई तो क्या होगा। इस बारे में जल्द अज जल्द अपनी तकमील चाहता था। मापारा से मुकाबले के दौरान जब से मैं एक टांग से माजूर हुआ था, जिंदगी का लुत्फ ही गारत हो गया था। मोहताजों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। मैं एक तवील अरसे तक अपने वजूद को बैसाखियों के सहारे इधर से उधर घसीटता फिर रहा था, मगर अब मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी कि काश मैं भी दूसरे लोगों की तरह चल सकूं। अब इस माजूर टांग ही से क्या मुझे इस पूरे जिस्म से निजात मिल चुकी थी। मेरे ज़हन में मुस्तकबिल के खुशगवार लम्हे घूमने लगे, जब भी मैं बरसों की तरह सीना तान कर चल सकूंगा। मेरे इस एहसास को वो लोग बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जो किसी सबब अपने किसी जिस्मानी एज़ा को बेकार हो जाने से माजूर हो चुके, या वो लोग जो अपने सीनों में वो दर्द मबजूल रखते हैं। हवा के एक झोंके से चिराग की लो थरथराई, झोंका बेसबब नहीं था। रजिया का जिस्म फिजा में तैरता हुआ खानकाह के दरवाजे में दाखिल हुआ था। क्या ये बेहोश है? मैंने हमजाद को मुखातब किया। हाँ, मसलतन ये जरूरी था। हालांकि जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये जाग रही थी। हमजाद ने रजिया के जिस्म को खानकाह के फर्श पर दराज करते हुए जवाब दिया। फिर ये हमजाद का साया इसके सर पर लहराया और मैंने देखा कि रजिया ने घबराकर आंखें खोल दी। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। गालबन ये जगह इसके लिए कतई गैर मुतवक्को थी। फिर जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी वो उछल पड़ी। रजिया, मैंने अपनी आवाज में दुनिया जहां का दुख समेट लिया था। तुम वो इससे ज्यादा कुछ न कह सकी। हाँ, रजिया, मैं एक बार फिर अधूरा रह गया। इसने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत जल्द लौटूंगा, मगर तुम्हारी दुनिया के खुदाओं ने मुझे अजाबों में गिरफ्तार कर दिया। मुझे इस बात की सजा दी गई थी कि मैंने तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश क्यों की, और तुम जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं कहता रहा और रजिया किसी सहरज़दा की तरह मेरी आवाज सुनती रही। मैंने इससे गुफ्तगू के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा था कि इसे वही तासर दूं जो इससे पहले दे चुका हूँ। मैंने पहले खुद को इस पर किसी और ही दुनिया का फर्द जाहिर किया था और मैं नहीं चाहता था कि वो ये समझे कि मैंने पहले इससे झूठ बोला था। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई,
रजिया एकदम उठकर मेरी तरफ बढ़ी। मुझे यकीन हो गया कि अब रजिया मेरी बात नहीं टालेगी। ये इजहारे मदहत का वक्त था। रजिया, मेरे होंठों को हरकत हुई। क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर कुर्बानी दे सकती हो? क्या तुम मेरे लिए? मैंने जानकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और अपने फिक्रे का तासुर इसके चेहरे पर तलाश करने लगा। इसके चेहरे पर अजीब सी उलझन के आसार थे जिससे मैं कोई अंदाजा कायम न कर सका। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? वो बुड़बुड़ाई जैसे खुद कलामी में मुब्तला हो। हमारी तुम्हारी मोहब्बत एक बार फिर आजमाइश चाहती है। तुम्हें मेरी तकमील करना है, अपने महबूब की तकमील, जिसने तुम्हारी मोहब्बत की खातर अपना जिस्म गंवा दिया। जिस्म? क्या तुम्हें फिर जिस्म चाहिए? वो वहशत ज़दा सी होकर चीखी। मैं अब तक अख्तर के खून में डूबी हुई लाश नहीं भूली। नहीं, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान न लो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं। रजिया के इनकार ने जैसे मेरी रूह को दो नम कर दिया। मुझे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब कुचलते हुए महसूस हुए। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। अब मैं तुम्हारी दुनिया में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं, मैंने भरे हुए लहजे में कहा और मुझे अपनी आवाज पर खुद भी हैरत हुई कि मैंने इतनी जबरदस्त अदाकारी किस तरह कर ली। मैं फिर बोला, मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, जहाँ से मेरी कराहें और सिसकियां तुम तक ना पहुँच पाए। मैंने मोहब्बत की थी, गुनाह किया था और मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। मेरा गला एक बार फिर रुंध गया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। रजिया हज़ियानी अंदाज में चीखी। तुम मुझ पर ये जुल्म नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाए हैं और शायद इसीलिए तुम शादी कर रही हो। मैंने गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। अब मेरी आवाज में हल्का सा तंज भी शामिल था। मेरा अंदाज बिल्कुल दिल बर्दाश्तों का सा था। शादी? हाँ शादी, मगर नहीं, अब ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ और जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो मुझे कोई ताकत इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि मैं किसी और से शादी कर लूँ। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो, मेरी मोहब्बत को ठुकरा सकते हो, लेकिन मेरे दिल से अपनी याद जुदा नहीं कर सकते। मुझे मालूम था कि रजिया के इन जुमलों में हमजाद की पुरसरार कुव्वतों का कितना दखल था। मुझे मालूम था कि रजिया के इन जुमलों में हमजाद की पुरसरार कुव्वतों का कितना दखल था। इसलिए मेरा इन जुमलों से मुतासर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हकीकत का इल्म मुझे पहले ही हो चुका था कि रजिया ने मुझे बुला दिया है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह बेवफाओं को लड़कियां बुला देती हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी मैंने अपनी अदाकारी जारी रखी और मेरी अदाकारी आखिर रंग ला कर ही रही। मैंने रजिया को सरफराज के बारे में सब कुछ बता दिया और अपने इस मकसद में कामयाब हो गया कि सरफराज के लिए इसके दिल में नफरत पैदा कर सकूं। रजिया ने सरफराज के बारे में सब कुछ जानने के बाद तैश में आकर कहा था वो मुझे फरोख्त करना चाहता था, मैं इसका खून पी जाऊंगी। इसने धोखा दिया था, वो धोखेबाज है, इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए और वो सजा इसे मैं दूंगी। मैं यही चाहता भी था। रजिया आमादा तो हो गई थी, लेकिन अब एक और उलझन थी। वो सरफराज के साथ निकाह करने पर हरगिज तैयार नहीं थी और अगर वो ऐसा न करती तो हमारा पूरा मंसूबा ही नाकाम हो जाता। ये बहुत जरूरी है रजिया, बहुत जरूरी, वरना हम सख्त खतरे में आ जाएंगे। फिर वो बड़ी मिन्नतों, समझतों और समझाने बुझाने के बाद सरफराज के साथ निकाह पर तैयार हो सकी थी। सुबह से पहले मैंने रजिया को वहां से रवाना कर दिया। चलते वक्त मैंने इससे कहा था कि बकाया बातें कल दिन में किसी वक्त मैं इसे समझा दूंगा कि इसे क्या करना है। मैंने दानिस्ता इस वक्त कल रात के बारे में रजिया से कुछ नहीं कहा था, इसलिए कि मेरे इल्म में नहीं था कि हमजाद क्या प्रोग्राम बना चुका है। इसने अभी मुझे तफसीलात से आगाह नहीं किया था। हमजाद ने रजिया को बेहोश किया और रवाना हो गया। मेरी
मेरी आंखों में भी नींद करवटें लेने लगी। मुझे नहीं मालूम कि अमजाद रजिया को इसकी हवेली में पहुंचाकर कब वापस हुआ, क्योंकि इसकी वापसी तक मैं गहरी नींद की आगोश में पहुंच चुका था। वो पूरा दिन मैंने ज्यादातर सोते हुए गुजारा, इसलिए कि अमजाद ने मुझसे कहा था कि आइंदा रात मुमकिन है मुझे एक लम्हा भी सोना नसीब न हो। एक बार जब वो दोपहर के बाद रजिया से मिलकर वापस आया तो मेरी आंख खुल गई। मैंने अब तक रात की तफसीलात इससे मालूम नहीं की थी। मैं ला इल्म था कि इसने रजिया से मिलकर क्या प्रोग्राम तय किया है। असर और मगरब के दरमियान रजिया का निकाह होने वाला था। मैं अमजाद से ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि इसने सरफराज के कत्ल के बारे में क्या मंसूबा बनाया है। आपको इस सिलसिले में किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे कुछ कहने से पहले ही हमजाद ने कहा, आपके लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि रात होते ही मैं आपको यहाँ से लेकर इस हवेली की तरफ रवाना हो जाऊंगा जहाँ सरफराज ठहरा हुआ है। मैं आपको इस कमरे में पहले ही पहुँचा देना चाहता हूँ जिसको सरफराज और इसके साथियों ने शब अरूसी के लिए सजाया है। फिर जो कुछ होगा आपकी नजरों के सामने होगा। फिलहाल आपके लिए आराम बहुत जरूरी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं सुला दूं? हमजाद ने पूछा। नहीं, मैं सो जाता हूँ। मेरे इत्मीनान के लिए यही काफी है कि तुम पूरी तरह मुस्तद और चाको चौबंद हो, मैंने कहा और आंखें बंद कर ली। फिर जब मैं जागा तो मुझे खुशबू का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोलते ही अंदाजा लगा लिया था कि मैं खानकाह में नहीं हूँ। हमजाद मेरे करीब ही मौजूद था। मैंने इसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने दानिस्ता बोलने से इज्तनाब किया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ लाने से पहले आपको बेदार कर दूं। आप इस वक्त गहरी नींद में थे। मैंने सोचा कि अच्छा है आपको आराम मिल जाए। आपको इस वक्त बोलने से परहेज करके जहानत का सबूत देना है, क्योंकि रजिया इस कमरे में मौजूद है और सरफराज चंद ही लम्हों बाद यहाँ दाखिल होने वाला है। मेरी आवाज सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो आपकी आवाज सुनकर यकीनन किसी शुबे में पड़ जाता। आप इस वक्त तक खामोश ही रहेंगे जब तक कि रजिया सरफराज को बेहोश न कर दे। हमजाद की गुफ्तगू के दौरान मैंने किसी के कदमों की चाप सुनी। हमजाद की इत्तला के मुताबिक वो सरफराज ही हो सकता था। हमजाद मुझे सरफराज के कमरा अरूसी में ले आया था और इसने मेरे सर को ऐसी जगह छुपाया था जहां सरफराज की नजर पड़ना मुहाल थी। मेरा सर फूलों के एक टोकरे में रखा था जिसमें ऊपर तक फूल भरे हुए थे और ये टोकरा कमरे में बाएं जानब रखी हुई एक लकड़ी की बड़ी सी अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। मुझे यहाँ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था स्वाय छत और सामने वाले रोशनदान के। मेरे दिल में सरफराज और रजिया को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई और मैंने बगैर किसी तामल के अपने सिलसिला तस्वर को छेड़ा। रजिया दुल्हन के लिबास में बड़ी प्यारी लग रही थी। गोरा रंग और इस पर सुर्ख लिबास, फिर जेवरात ने तो इसके रंग और रूप को और चार चांद लगा दिए थे। सरफराज रजिया की ठोडी पकड़े इसके चेहरे को ऊपर उठा रहा था। रजिया की आंखें बंद थी जैसे वो वाकई शर्मा रही हो। हालांकि मेरे इल्म में था कि रजिया इसे कत्ल करने के लिए बेताब है, लेकिन वो जल्दबाजी करके मामला बिगाड़ना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में तकल्लुफ की फिजा खत्म हो गई और रजिया ने आंखें खोल दी। कितनी प्यारी हो तुम, सरफराज ने कहा, लेकिन रजिया ने अपना चेहरा छुपा लिया और सरफराज की मुसरत दिल की दिल में ही रह गई। क्या पूरी रात इसी तरह गुजार दोगी? इसने झुंझला कर कहा और फिर ना जाने इसके जी में क्या आया कि इसका लहजा अचानक नरम पड़ गया और वो बोला, रजिया रात फिर लौटकर नहीं आएगी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हें कबूल किया है। मैंने तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। इस बच्चे की जिम्मेदारी जिससे मेरा सिर्फ ताल्लुक है कि इसकी रगों में मेरा खून गर्दिश कर रहा है। ये फिक्रे सरफराज ने अपनी दानिस्त में रजिया को राम करने के लिए कहे थे।
मगर इनका भी रजिया पर कुछ खातर ख्वाह असर नहीं हुआ। फिर इसके कुछ देर बाद ही दूर कहीं से रात के 12 बजे के घंटों की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही सरफराज के चेहरे का रंग बदल गया। चंद लम्हों में ही इसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। इसने निहायत एहतियात से अपनी शेरवानी की जेब में हाथ डाला और एक गुलाब का फूल निकाला। देखो कैसा प्यारा फूल है, सरफराज ने रजिया की तरफ फूल बढ़ाते हुए कहा। रजिया पीछे हट गई। मैंने महसूस किया कि रजिया फूल अपने हाथ में लेने से गुरेज कर रही है। फिर मैंने देखा कि रजिया का एक हाथ तकिए के नीचे रेंग गया। अब इसके हाथ में भी गुलाब का एक फूल था। दोनों एक दूसरे को शिकार करने की कोशिश में हैं। हमजाद की आवाज मेरी समात से टकराई, मगर ना तो मैंने अपना सिलसिला तसव्वुर मुनक़ता किया और ना हमजाद की बात का कोई जवाब दिया। मैं पूरी तरह महवियत से वो मंजर देख रहा था। देखें ये फूल भी कितना प्यारा है, रजिया पहली बार बोली और ये कहते हुए इसने फूल सरफराज की नाक की तरफ बढ़ाया। हाँ वाकया ही, लाओ ये फूल मुझे दे दो। लाओ हम अपने फूलों का तबादला कर लें। तुम मेरे फूल की खुशबू सूंघो और मैं तुम्हारे फूल से लुत्फ अंदोज होता हूँ। ये कहते हुए सरफराज ने रजिया के हाथ से फूल ले लिया और अपना फूल इसके हाथ में थमा दिया। सूंघो ना, सरफराज की आवाज में मैंने बेचैनी महसूस की। देखो मैं तुम्हारा फूल सूंघ रहा हूँ। सरफराज अपना जुमला मुकम्मल न कर पाया क्योंकि रजिया का दिया हुआ फूल इसने अपनी नाक से लगा लिया था ताकि रजिया भी इसका फूल सूंघने लगे, लेकिन रजिया ने इसके हाथ से फूल लेकर तकिए की बाईं जानिब रख